नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 जून 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इशू डिस्कस करेंगे पुवर्टी से संबंधित। देखो, पुवर्टी का जो आर्टिकल है ना, इसको डिस्कस करने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट जो पुवर्टी का है वो भी रिवाइज करेंगे, तो थोड़ा सा इस इशू को डिस्कस करने में वक्त लगेगा। और दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म से संबंधित। और यहाँ पे जो आर्टिकल है ये तो अफ़गान वार से संबंधित है, कुछ खास नया नहीं है। एक दो जो पॉइंट हैं उसे हम निकाल के डिस्कस करेंगे। और सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, उसमें से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आज की डिस्कशन हमारी 2 पार्ट्स में होगी, क्योंकि इस पुवर्टी को डिस्कस करने में बहुत वक्त लग जाएगा। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात। कल देखो एक मेल आया जिसमें कहा गया, वैसे तो सर आप सब, वैसे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात। कल देखो एक मेल आया जिसमें कहा गया, सर वैसे तो आप हम सबको अपने परिवार की तरह मानते हो, लेकिन ऐसी भी क्या एरोगेंस कि आप अपने परिवार के लोगों के साथ एक फ़ोटो भी नहीं शेयर करना चाहते। ऐसे मेल काफ़ी बार आते हैं। देखो, कैसे मैं समझाऊं आपको, ये कोई एरोगेंस या शाइनेस नहीं है। इतने तो हम सब लोग समझदार हैं, मैच्योर हैं। हम जानते हैं किसी पर्सन का जो काम है, किसी पर्सन की जो पहचान है उसके काम से होती है, उसका करैक्टर से उसकी आइडेंटिटी बनती है, ना कि चेहरे से। अब एक बात बताइए, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, क्या हम इन लोगों के फेस को पहचानते हैं? हम जानते ही नहीं, मतलब कैसे दिखते थे, लेकिन इनकी पहचान जो है वो कैसे है, इनके काम की वजह से है। चलो छोड़ो, मतलब अब मत कहना कि मैं आपको परिवार नहीं मानता। देखो, पर्सन मैटर नहीं करता है, काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है। आइडिया मैटर करता है, इंस्टीट्यूशन मैटर करता है। हम सब लोग अपने देश के लिए कुछ कर्ज के, गरीबी ख़त्म करने के लिए कुछ कर्ज के, आज का जो पूरा इशू है वो गरीबी से संबंधित है। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पुवर्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। लेकिन देखो, सबसे पहले पुवर्टी से संबंधित कुछ बेसिक्स को हम जानते हैं। सबसे पहले आप पुवर्टी की डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन देखो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी अगर पुवर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछती है तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। वहाँ पे डेफिनेशन आप बनाने लगोगे, काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए डेफिनेशन जरूरी चीज़ों की आप पहले से याद करके जाइए। पुवर्टी की डेफिनेशन स्कूलों में हम पढ़ते थे। पुवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन लाइफ जीने के लिए अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। एसेंस वही है। इस प्रकार की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। पुवर्टी एक ऐसी स्टेट है या फिर कंडीशन है जिसमें पर्सन के पास या फिर इंडिविजुअल के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते या फिर इतनी चीज़ें नहीं होती कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ लाइफ जी सके। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो ये टर्म है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये हर एक सोसाइटी के लिए अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है इंडिया में ये कहा जाए कि अगर कोई पर्सन एक दिन में 50 रुपये कमाता है तो वो गरीब नहीं है। चाइना में ये आंकड़ा अलग हो सकता है, यूएसए में अलग हो सकता है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो अलग अलग होगा अलग अलग सोसाइटी में। इसीलिए डेफिनेशन के साथ आप ये भी ऐड कर दीजिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग दैट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अलग अलग एक्सेप्टेड होगा। तो इसलिए ये लाइन लास्ट की आप जरूर ऐड कीजिए। कंप्लीट डेफिनेशन हमारी हो जाएगी पुवर्टी की। पुवर्टी देखो अब 2 तरह की होती है, एब्सोल्यूट पुवर्टी और रिलेटिव पुवर्टी। एब्सोल्यूट पुवर्टी का क्या मतलब है? आप एक बात बताइए, लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं होती हैं सबसे पहले फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सेंट्रल मतलब रहने के लिए घर, न्यूट्रिशन। ये सब जो चीज़ें होती हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक ज़रूरतें होती हैं। सीधा सीधा अगर मैं आपको एब्सोल्यूट पुवर्टी की डेफिनेशन बताऊं, किसी पर्सन की इनकम इतनी नहीं है कि वो अपनी लाइफ की बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो सरकार क्या करती है, इन बेसिक ज़रूरतों को देखते हुए, यानी फूड, हाउसिंग, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब को देखते हुए एक लाइन ड्रा कर देती है। मान लीजिए 1000 रुपये। सरकार ने ये लाइन कैसे डिसाइड की? सरकार ने ये लाइन ऐसे डिसाइड की कि अगर किसी की इनकम 1000 रुपये से ऊपर है तो वो अपनी
सारी बेसिक जरूरतें, फॉर एग्जांपल हाउसिंग, फूड, शेल्टर, इन सबको पूरा कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन 1000 रुपये से कम कमाता है एक महीने में, तो वो अपनी इन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसका मतलब वो गरीब है। तो ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट पुअर्टी की। सरकार ने एक लाइन ड्रा कर दी, इतनी इनकम होनी चाहिए बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर इस इनकम से नीचे कोई आता है तो वो गरीब है, अगर इस इनकम से ऊपर कोई आता है तो वो गरीब नहीं है। तो ये कंसेप्ट हुआ एब्सोल्यूट पुअर्टी का। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव पुअर्टी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। मान लीजिए यूएसए में 5 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5। पहले पर्सन की एक महीने की इनकम है $10,000, दूसरे पर्सन की महीने की इनकम है $9,000, तीसरे की इनकम है महीने की $12,000 और चौथे की है $15,000, लेकिन पांचवें की है $2,000। आपने एक चीज यहां पे नोटिस की होगी, पांचवें पर्सन की जो इनकम है बाकी 4 पर्सन्स की इनकम के अपेक्षाकृत काफी कम है, $2,000 पर मंथ। वैसे देखो $2,000 में सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, मतलब लाइफ जीने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता है $2,000 में वो सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जिस सोसाइटी में ये 5 पर्सन्स रहते हैं, उस सोसाइटी का जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसके लिए एक महीने में इनकम कम से कम $5,000 होनी चाहिए। क्योंकि जिस सोसाइटी में ये 5 पर्सन्स रहते हैं, उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से एसी होना जरूरी है, घर में कार होना जरूरी है, लैपटॉप होना जरूरी है, मतलब ये सब चीजें होना इस सोसाइटी का मिनिमम स्टैंडर्ड है। अब पांचवा पर्सन $2,000 जिसकी इनकम है, वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कार नहीं कर सकता, वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो बेसिक लाइफ की बुनियादी चीजें हैं जैसे शेल्टर, क्लोथिंग, फूड, इन सबको अफोर्ड कर पाता है पांचवा पर्सन। तो इसका मतलब ये पांचवा पर्सन रिलेटिव पुअर है। वैसे वो पर्सन एब्सोल्यूट गरीब नहीं है। एब्सोल्यूट गरीब तो तब होता ना जब लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन पांचवा जो पर्सन है बेसिक आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा है, लेकिन बाकी समाज से अगर हम कंपेयर करें, बाकी 4 पर्सन्स से हम कंपेयर करें, समाज के मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से हम कंपेयर करें, तो वो पर्सन गरीब है, रिलेटिवली गरीब है। तो ये पुअर्टी है रिलेटिव पुअर्टी। समझ गए आप कंसेप्ट क्या है एब्सोल्यूट पुअर्टी का और रिलेटिव पुअर्टी का। रिलेटिव पुअर्टी देखो काइंड ऑफ यूनिवर्सल है, हर एक देश में है रिलेटिव पुअर्टी। अब मान लीजिए एक सोसाइटी में 10 लोग हैं, बाकी 9 की एक साल में इनकम $1 करोड़ के आसपास है, और 10वें पर्सन की एनुअल इनकम एक साल में $1 लाख के आसपास है। अब देखो $1 लाख भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी 9 पर्सन्स के अपेक्षा कर तो उसकी इनकम काफी कम है ना। तो $1 लाख एक साल की इनकम होने के बावजूद वो रिलेटिव पुअर है। इसलिए रिलेटिव पुअर्टी यूनिवर्सल है, हर एक देश में एग्जिस्ट करती है। और जो एब्सोल्यूट पुअर्टी है वो किसी देश में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रिलेटिव पुअर्टी देखो इनइक्वालिटीज की वजह से होती है, असमानताओं की वजह से। कोई जरूरी नहीं कि जिसकी इनकम कम है वो गरीब है, बस ये है कि उसकी इनकम बाकी लोगों की अपेक्षाकृत कम है, यानी इनइक्वालिटीज हैं इनकम में, असमानताएं हैं इनकम में। तो इसी वजह से रिलेटिव पुअर्टी को इरेडिकेट करना यानी खत्म करना मुश्किल होता है, जबकि एब्सोल्यूट पुअर्टी को अपेक्षाकृत खत्म करना आसान होता है। नेक्स्ट देखो, हम पुअर्टी के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको पुअर्टी से संबंधित कुछ लिखना हो तो आप कई सारी डायमेंशंस कंसिडर कीजिएगा। रोटी कपड़ा मकान तो है ही, यानी फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, ये सब चीजें तो हैं ही। दूसरी डायमेंशंस आप पुअर्टी से संबंधित ऐड करोगे, माल न्यूट्रिशन, लो इनकम, इलनेस, लिविंग कंडीशंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, एजुकेशन इलिटरेसी, एक जैसे पॉइंट्स हैं, ये आप लिख सकते हो। तो ये सारी डायमेंशंस आप जरूर ऐड कीजिएगा जब पुअर्टी के बारे में आपको कुछ लिखना हो। हम मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी डिस्कस करें, यानी पुअर्टी को कैसे मेजर किया जाता है, लाइन क्या है, उससे पहले एक और कंसेप्ट मैं आपको करवाना चाहता हूं। पुअर्टी के काजेस क्या हैं, यानी पुअर्टी होती क्यों है, गरीबी किस कारणवश आती है। पहले देखो हम कुछ थ्योरीज की बात करेंगे कि पुअर्टी क्यों आती है, उसके बाद हम इंडिया के संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स की बात करेंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट
एक रीजन है पुवर्टी का, लेकिन ये स्पेसिफिक रीजन है। पहले हम बात करेंगे थ्योरीज की, क्या थ्योरीज दी गई हैं वेरियस थिंकर्स के द्वारा पुवर्टी के लिए। सबसे पहली थ्योरी तो देखो ये है जो पुराने समय में दी जाती थी, अगर कोई गरीब है तो अपने पिछले जन्म के कर्मों की वजह से गरीब है। किसी ने पिछले जन्म में पाप किए होंगे जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिली है, यानी वो इस जन्म में गरीब है। पुराने समय में दी जाती थी ये थ्योरी, आज के समय में टोटली इररिलेवेंट है। आज के समय में देखो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में कहा जाता है अगर कोई पर्सन गरीब है तो उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पर्सन गरीब है तो वो अपनी इनएफिशिएंसी के कारण गरीब है, वो आलसी है, लेजी है, वो कुछ करना नहीं चाहता, तभी वो गरीब है। लेकिन देखो कुछ सोशियोलॉजिस्ट इस थ्योरी को मानते नहीं हैं। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं गरीबी आती है वेज डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। जैसे डॉक्टर स्किल्ड होता है, डॉक्टर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, वेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं डॉक्टर के। उसके बाद आप नर्स का एग्जांपल ले सकते हो, नर्स सेमी स्किल्ड होती हैं, तो डॉक्टर की अपेक्षाकृत नर्स की जो वेजेस हैं वो कम होते हैं थोड़े। और सबसे लास्ट में वार्ड बॉय तो आप कह सकते हो एक प्रकार से अनस्किल्ड होता है, सबसे कम वेजेस होते हैं वार्ड बॉय के। अब इस एग्जाम्पल में आपने देखा जो पर्सन अनस्किल्ड है उसके वेजेस सबसे ज़्यादा कम है। तो सोशलिस्ट ये कहते हैं देखो इंडिविजुअल को अगर आप स्किल दोगे तो वो गरीब थोड़ी ना होगा। आप ये कैसे कह सकते हो कि इंडिविजुअल लेजी है, इनएफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है, इसलिए वो गरीब है। मतलब है कि उस पर्सन के पास स्किल्स नहीं है, अगर आप उसको स्किल दोगे तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि इंडिविजुअल अपनी गरीबी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए? यानी एसेंस ये निकलता है, क्लासिकल थ्योरी कहती है कि कोई पर्सन अपनी गरीबी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट इस थ्योरी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको स्किल्स नहीं हासिल हुई, इसलिए वो पर्सन गरीब है। तीसरा है कल्चर या फिर सब कल्चर ऑफ पुअर्टी। इस कंसेप्ट के अनुसार देखो जो लोग गरीब हैं यानी पुअर हैं, गरीबी में रहते रहते उनका रहन सहन, उनका बिहेवियर इस प्रकार से डेवलप हो गया है, यानी उनका कल्चर इस प्रकार का बन गया है, अगर कल को परिस्थितियां चेंज होती हैं, सर्कमस्टांसिस अच्छी होती हैं या फिर इकोनॉमिक चेंजेस अच्छे आते हैं, तो भी वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आएंगे। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कल्चर ऑफ पुअर्टी। फिर से बोलता हूं, मान लीजिए आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं हैं, सर्कमस्टांसिस अच्छी नहीं हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो कोई पर्सन ABC गरीबी रेखा से नीचे आता है। अब देखो गरीबी में रहते रहते उसकी आदतें, उसका रहन सहन, उसका बिहेवियर इस प्रकार का डेवलप हो गया है, यानी पुअर्टी का एक कल्चर डेवलप हो गया है। कल को अगर सर्कमस्टांसिस अच्छी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होती है, तब भी वो पर्सन गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसने गरीबी का कल्चर जो डेवलप कर लिया था उसी कल्चर के हिसाब से वो जी रहा है। उसका बिहेवियर भी पुराने कल्चर के हिसाब से ही है, गरीबी के कल्चर के हिसाब से, उसकी वैल्यूज भी गरीबी के कल्चर के हिसाब से ही हैं। तो ये एक कंसेप्ट है कल्चर और सब कल्चर ऑफ पुअर्टी। नेक्स्ट थ्योरी है पुअर्टी की सोशल स्ट्रक्चर। इस थ्योरी के अनुसार देखो अगर सोशल स्ट्रक्चर किसी देश में ऐसा है कि उस देश में एजुकेशनल अटेनमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में संभावना ज़्यादा है गरीबी की। यानी सोशल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है गरीबी के लिए, ना कि इंडिविजुअल, इस थ्योरी के अनुसार। तो ये हमने पुअर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ थ्योरीज की बात की। 3 थ्योरीज मैं आपको और भी बताता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में देखो एक कंसेप्ट आता है सरप्लस वैल्यू का। सिंपली अगर आपको एसए में या फिर जीएस में कोट करना हो तो बता देता हूं क्या है ये कंसेप्ट। मान लीजिए एक क्रिकेट बैट की कीमत है 60 रुपये यानी 60 रुपीज़, क्रिकेट बैट जो बैट्समैन बैट यूज़ करता है। अब देखो इस क्रिकेट बैट को बनाने में रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ, लकड़ी इस्तेमाल हुई, रबड़ की ग्रिप इस्तेमाल हुई। मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल की कीमत है 10 रुपये, 10 नहीं 20 मान लेते हैं, 20 रुपये। और जो लेबर लगी उस क्रिकेट बैट को बनाने में, यानी जिस पर्सन ने अपनी मेहनत से वो बैट बनाया, उस लेबर कॉस्ट मान लेते हैं उस पर्सन की 20 रुपये। मिसलेनियस चार्जेस हम मान लेते हैं 10 रुपये और 10 रुपये मान लेते हैं प्रॉफिट। मार्क्स का सरप्लस वैल्यू को कंसेप्ट ये कहता है कैपिटलिज्म में क्या होता है, लेबर कॉस्ट तो कम कर दी जाती है। लेबर कॉस्ट थी वास्तव में 20 रुपये,
लेकिन चूंकि मार्केट में आसानी से लेबर अवेलेबल है, लोग ज़्यादा हैं काम करने वाले लेकिन काम कम है, तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है, यानी सप्लाई ज़्यादा है लेबर की लेकिन डिमांड कम है। तो फैक्ट्री मालिक या फिर कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग हैं वो मजबूर करते हैं वर्कर्स को, यानी लेबर क्लास के लोगों को सस्ते में काम करने के लिए। तो 20 रुपये वास्तव में लेबर कॉस्ट थी, लेकिन मजबूर किया जाता है लेबर को 15 रुपये पे काम करने के लिए, और 5 रुपये जो कम दिए गए लेबर को, वो 5 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। और लेकिन ये प्रॉफिट किसको हुआ? ये हुआ कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों को, यानी जिसकी फैक्ट्री थी बैट बनाने की। तो ऐसे होता रहता है, यानी जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा ज़्यादा जमा होता जाता है, और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको कम वेजेस दिए जाते हैं, वो और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि जो ज़्यादा अगर आपको पता होता है ना चीज़ों के बारे में, पुअर्टी के बारे में आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनको आप फोल्डर मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जल्दी से देख लेते हैं, 30 सेकंड लगेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है? इसमें क्या होता है, एजी फ्रैंक के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। एजी फ्रैंक कहते हैं वर्ल्ड ना डिवाइडेड है दो टाइप के कंट्रीज के बीच। कुछ कंट्री जो है वो पुअर कंट्री है और कुछ कंट्री जो है वो रिच कंट्रीज हैं। जो गरीब देश हैं वो डिपेंडेंट हैं रिच कंट्रीज पे। उसी प्रकार से देश के अंदर भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो गरीब हैं और कुछ रीजन्स किसी देश के अंदर ऐसे हैं जो अमीर हैं। जो गरीब वाले रीजन्स हैं वो डिपेंडेंट हैं उस देश में अमीर रीजन्स के ऊपर। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो बीटी कॉटन का। देखो 2001 में सिचुएशन हमारे देश में ऐसी थी कि हम कॉटन को इंपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बाद बीटी कॉटन आया जो कि एक जीएम क्रॉप है। बीटी कॉटन के बाद हम अब कॉटन को एक्सपोर्ट करने लगे हैं, यानी कॉटन की पैदावार एकदम से बढ़ गई है। लेकिन आप सोच के देखिए कॉटन के सीड्स कौन मुहैया करवा रहा है? मेनली डोमिनेशन है मोनसेंटो कंपनी की। मोनसेंटो कंपनी किसकी है? यूएसए की है। तो काइंड ऑफ हम डिपेंड हो गए हैं यूएसए के ऊपर। अब देखो शुरुआत में तो इन सीड्स ने अच्छा काम किया, लेकिन अब इन सीड्स से पैदावार उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और ज़्यादा सीड्स खरीदने पड़ते हैं। मोनसेंटो कंपनी ने सीड्स के दाम भी बढ़ा दिए हैं, तो गरीब किसान और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है क्योंकि अब उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है मोनसेंटो कंपनी के ऊपर। ये थ्योरी दी गई थी एजी फ्रैंक के द्वारा। थ्योरी का नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी। लास्ट थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी, गरीबी की। फंक्शनल थ्योरी दी गई थी हर्बर्ट गैंस के द्वारा। नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हर्बर्ट गैंस के द्वारा। आप में से किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा तो आप ये सारी थ्योरीज ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हो, नाम भी याद कर सकते हो थिंकर्स के, लेकिन जीएस के लिए नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फंक्शनल थ्योरी में क्या कहा जाता है? गरीबी जो है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, यानी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं उनके लिए गरीबी इंपॉर्टेंट है, फायदे का सौदा है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है हर्बर्ट गैंस के द्वारा पॉलिटिशियंस का। अगर गरीबी देखो समाज से खत्म हो जाएगी तो पॉलिटिशियंस लिप सर्विस क्या करेंगे, बड़े बड़े वादे क्या करेंगे, इसलिए पॉलिटिशियन वास्तव में चाहते ही नहीं गरीबी को खत्म करें। पुलिस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। गरीबी है तो नंबर ऑफ क्राइम्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए पुलिस जो है ब्राइब लेती है, पुलिस का काम भी चलता रहता है, इसलिए पुलिस नहीं चाहती गरीबी खत्म हो। एनजीओ जो गरीबी को खत्म करने के लिए काम करते हैं, गरीबी की वजह से ही तो एनजीओज की रोजी रोटी चलती है, इसलिए वो भी नहीं चाहते कि गरीबी खत्म हो। मेडिसिनल प्रोफेशनल, अगर देखो गरीब लोग हैं तो उनको डिजीज़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता। तो जो डॉक्टर लोग हैं वो भी चाहते हैं कि गरीबी खत्म ना हो। इवन मिडिल क्लास के लोग भी, क्योंकि उनके लिए गरीब लोग जो हैं वो मोटिवेशन का काम करते हैं। उनको लगता है कि हाँ कोई तो है समाज में जो हमसे भी गरीब हैं। सबसे लास्ट में गरीब लोग जो हैं वो समाज के फिल्थी काम करते हैं। फिल्थी काम मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, मैनुअल स्क्वेंजिंग होगी। अगर कोई गरीब होगा ही नहीं तो ऐसे काम कौन करेगा? तो काइंड ऑफ थोड़ी अजीब थ्योरी है ये, फंक्शनल थ्योरी है, ये दी गई थी हर्बर्ट गैंस के द्वारा। तो ये सारी थ्योरीज आप कोट कर सकते हो एक एक दो लाइनों में। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू पुवर्टी। अब हम इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करते हैं। इंडिया में गरीबी क्यों है? सबसे पहला रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको पता है इंडिया की जनसंख्या अब 125 करोड़ के आसपास है। हर साल 17 मिलियन पीपल ऐड हो जाते हैं
हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन रिसोर्स नहीं बढ़ रहे हैं, रिसोर्स लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये होगा रिसोर्सेज का क्रंच होगा और गरीबी आएगी। दूसरा रीज़न है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो रही है और अभी भी मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं हमारे देश में वो कृषि में लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट 50% से थोड़े कम लोग हमारे देश में अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान हैं उनके पास कैपिटल की कमी है, लैंड बहुत ज़्यादा लैंड का फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि देखो आगे आगे जनरेशन बढ़ती है, एक पर्सन है उसके 2 बच्चे होंगे, लैंड डिवाइड होगा, आगे बच्चे होंगे उनके बीच लैंड डिवाइड होगा, इसलिए लैंड होल्डिंग काफ़ी कम हो गई है। लैंड जितना कम छोटा होगा उस छोटे लैंड में बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस हिसाब से हमारे देश में आना चाहिए था उस हिसाब से आ नहीं पाया, ये एक रीज़न है पॉवर्टी का। इन्फ्लेशन ज़्यादा रहती है तो वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में कम है। कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप डेफिसिट होना ये चाहिए। देखो गांव में अगर अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर्स बाहर निकल के आएँ तो गांव में कुछ इंडस्ट्रीज इस्टाब्लिश हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन परंपरागत रूप से हमारे देश में एबल एंटरप्रेन्योरशिप की कमी रही है। अब गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स चला रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे देश के यूथ हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बने, उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन परंपरागत रूप से हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिसिट रहा है। उसके बाद है सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अभी भी कास्ट सिस्टम है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत सारे सुपरस्टिशंस, शादी ब्याह पर इतना ज़्यादा खर्च किया जाता है, तो इन सब चीज़ों से भी गरीबी आ जाती है। आप देख लीजिए रूरल इलाकों में, हरियाणा पंजाब में अभी भी ऐसा कल्चर है, बेशक किसान गरीब हो लेकिन लड़की की शादी होगी तो बहुत ज़्यादा दहेज देगा और शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से करेगा, कर्ज लेके करनी पड़े। तो सोशल स्ट्रक्चर्स भी कहीं ना कहीं गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे लास्ट वाला पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखो इतने सालों तक तो हम गुलाम थे और ब्रिटिशर्स ने हमको लूटा, यहाँ से वो पैसे लेके गए अपने देश में। उनकी जो पॉलिसीज़ थी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं किस प्रकार से हमारे देश का एक्सप्लोटेशन किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक थ्योरी भी दी गई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो कहने का एसेंस ये है, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश को छोड़ के गए, बहुत ही खराब हालत में छोड़ के गए, तो ऐसी सिचुएशन से हमें देश को उबारना था। हमारा जो बेस है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो इस प्रकार से हमने रीजन्स डिस्कस किए पॉवर्टी के। अब देखो आप क्लासिफाई भी कर सकते हो रीजन्स को। अगर यूपीएससी पूछे रूरल पॉवर्टी के क्या रीजन्स हैं, तो रूरल पॉवर्टी के आप रीजन्स इस प्रकार से बता सकते हो, इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, मतलब गरीबी को खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में कम लोग लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा कुछ उथल पुथल हुआ, जैसे मानसून नहीं आया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। डाइवर्सिफाई होना चाहिए प्रोफेशन रूरल एरिया में रहने वाले लोगों का। तीसरा, लाइफ स्टॉक की क्वालिटी काफ़ी पुअर है, डिजीज़ जल्दी हो जाते हैं पशुओं को। चौथा पॉइंट, अभी भी रूरल एरियाज़ में मनी लेंडर से लोन लिया जाता है और काफ़ी इंटरेस्ट लगता है, चुंगल में फंस जाते हैं किसान। पाँचवा पॉइंट, एजुकेशन और लिटरेसी लेवल अभी भी काफ़ी कम है रूरल एरियाज़ में। छठा पॉइंट, इंटरकास्ट कन्फ्लिक्ट्स। सातवां पॉइंट, हेल्थ एंड सिकनेस। छोटा सा आप देख लीजिए रूरल एरिया में, इवन ये तो अर्बन एरिया में भी होता है, थोड़ी सी बीमारी हो जाए किस प्रकार से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। नेक्स्ट है अनफेवरेबल क्लाइमेट। देखो काफ़ी बार मानसून आता है अच्छा, काफ़ी बार नहीं भी आता है, काफ़ी बार फ्लड आ जाती है, तो ये भी रीजन्स बनते हैं पॉवर्टी के। बाकी आप जनरल भी लिख सकते हो, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी जिम्मेदार है, सरकार एमएसपी ठीक से डिसाइड नहीं करती या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ठीक से डिसाइड नहीं करती और रिसोर्सेज का ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं होता, ये भी रीजन्स हैं पॉवर्टी के। एग्रीकल्चर में अभी भी पुरानी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफ़ी बैकवर्ड है, ये भी एक रीज़न है रूरल पॉवर्टी का। तो ये सब कुछ हमने रीजन्स डिस्कस किए रूरल पॉवर्टी के। अगर अर्बन पॉवर्टी के रीजन्स की हम बात करें, आप बताइए अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी क्यों है? सबसे पहला रीज़न तो देखो पॉपुलेशन का ही है, ओवर पॉपुलेटेड है अर्बन एरियाज़। दूसरा, गांव से शहरों में माइग्रेशन काफ़ी होता है,
कोई गया गांव से शहर में, जॉब नहीं लगी, स्लम एरिया में रहना स्टार्ट कर देता है, बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, गरीबी के दलदल में फंस जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्किल्ड या फिर ट्रेंड पर्सनल की कमी रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। पीएचडी आजकल अप्लाई करते हैं पीएन की जॉब के लिए, आपने देखा होगा। हेल्थ एंड डिजीज़ का पॉइंट कॉमन है, अर्बन में भी है, रूरल में भी है। एजुकेशनल सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एजुकेशन प्राप्त करके भी पर्सन इस काबिल नहीं बन पाता कि वो इंडस्ट्री में उसकी जॉब लग सके। इसके अलावा कुछ आप जनरल पॉइंट्स भी लिख सकते हो, जैसे शहरों में स्किल डेवलपमेंट की कमी है कुछ लोगों के पास, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल हमारे देश में उस गति से नहीं आ पाई, जो पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आप ये भी लिख सकते हो, रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन उस हिसाब से अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए सरकार की स्कीम्स काफ़ी कम हैं। आगे क्वेश्चन ये उठता है, गरीबी के परिणाम क्या होते हैं? अगर कोई पर्सन गरीब है तो उसको किन कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा? इतना आसान यूपीएससी पूछती नहीं है, लेकिन ऐसे में लिखने के लिए काम आएंगे कंसिक्वेंसेस होते क्या हैं पॉवर्टी के। देखो, मैं आपको सोचना सिखाता हूं। अगर आपको ना भी पता हो गरीबी के क्या कंसिक्वेंसेस हैं, नॉर्मली आप हर एक डायमेंशन में सोच के देखिए। सबसे पहले आप पॉलिटिकल डायमेंशन में सोचिए। अगर कोई पर्सन गरीब है तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो ये सिंपल पॉलिटिकल डायमेंशन है। सोशल डायमेंशन लाइए, सोसाइटी में क्या आता है? सोसाइटी में देखो एजुकेशन आता है, सोसाइटी में हेल्थ भी आता है, कल्चर को आप अलग से लीजिए, फिलहाल सोसाइटी की डायमेंशन आप सोचिए। अगर कोई पर्सन गरीब है तो ठीक से एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकेगा। अगर कोई पर्सन गरीब है तो वो थोड़ा सा डिजीज़ होगा तो अच्छे हेल्थ नहीं प्राप्त कर सकेगा, उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो काफ़ी कम हो जाएगी। अब आइए आप इकोनॉमिक डायमेंशन की तरफ। अगर कोई पर्सन गरीब है तो उसके पास चॉइसेस नहीं होंगी। पैसे अगर कम हैं तो चॉइसेस छोड़िए, वो तो अपनी बेसिक जीवन का जो निर्वाह है वो भी नहीं कर पाएगा। उसके पास घर नहीं होगा, उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। वो सारे जो हमने शुरुआत में पॉवर्टी के डायमेंशंस डिस्कस किए थे, वो सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो। इवन कल्चरल एस्पेक्ट में आप लिख सकते हो कि अगर जो पर्सन गरीब होता है तो फैमिली में भी काफ़ी तरह की टेंशन्स हो जाती हैं गरीबी की वजह से। गरीब परिवारों में काफ़ी बार, मतलब ये स्टडी कहती है, डाइवोर्स, वायलेंस, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इवन गरीबी की वजह से नेशनल इकोनॉमी भी प्रभावित होती है। सोच के देखिए, जो लोग गरीब हैं उनके पास स्किल्स नहीं हैं, अगर उनको स्किल्स दे दी जाएं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितना इंक्रीज होंगी और देश की जीडीपी कितना बूस्ट हो सकती है। इवन सरकार काफ़ी सारा पैसा खर्च कर देती है सोशल सेक्टर स्कीम्स पर। अगर हमारे देश में गरीबी ना हो तो जो पैसा सरकार सोशल सेक्टर स्कीम्स पर खर्च करती है उतना पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए या फिर दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो ये हमने कंसिक्वेंसेस डिस्कस किए गरीबी के। अब हम डिस्कस करते हैं गरीबी रेखा के कैलकुलेशन के बारे में। सबसे पहला देखो प्रयास गरीबी रेखा के कैलकुलेशन से संबंधित किया गया था आज़ादी से पहले 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1867-68 प्राइस को बेसलाइन माना दादा भाई नौरोजी ने और काफ़ी सारे आइटम्स को कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल आटा, दाल, मटन, वेजिटेबल, घी, वेजिटेबल ऑयल, साल्ट, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है बेसिक जीवन को निर्वाह करने के लिए। तो इन सब आइटम्स को कंसिडर करते हुए 1867 और 68 के प्राइस को बेस मान के दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया था। उसके बाद देखो दूसरा प्रयास हुआ 1938 में। उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एक कमेटी गठित की थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के। इस कमेटी के द्वारा कहा गया था पर मंथ इनकम 15 से 25 रुपए के बीच गरीबी रेखा होनी चाहिए। आपको देखो ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्ट्री में किस किस के द्वारा गरीबी रेखा को डिफाइन किया गया। आज़ादी के बाद जो एफर्ट्स लगाए गए वो इंपॉर्टेंट हैं। आज़ादी के बाद गरीबी रेखा को डिफाइन करने का पहला प्रयास किया गया 1962 में। प्लानिंग कमीशन का वर्किंग ग्रुप था। प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने 1962 में कहा 1960-61 के प्राइसेस के हिसाब से अगर एक घर में 5 पर्सन्स हैं और उस घर की इनकम 100 रुपये से कम है तो वो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है, वो फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है। और अर्बन एरिया में
रहने वाली फैमिली के लिए आंकड़ा था 125 रुपये। यानी प्लानिंग कमीशन के इस वर्किंग ग्रुप के अनुसार अर्बन एरिया में कोई फैमिली रहती है और उस फैमिली में 5 पर्सन्स है और फैमिली की एक महीने की इनकम 125 रुपये से कम है, तो वो फैमिली बीपीएल फैमिली में आता है। प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप के द्वारा हेल्थ और एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं किया गया था इस पॉवर्टी लाइन में, क्योंकि उस समय एज्यूम किया गया था प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप के द्वारा हेल्थ और एजुकेशन तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी फैमिलीज को मुफ्त में, इसलिए सिटीजन्स को कुछ एक्सपेंडिचर करना ही नहीं होगा हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। इसके बाद 1979 में आई वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी के द्वारा कहा गया, अगर देखो रूरल एरिया में कोई पर्सन 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है एक दिन में, तो इसका मतलब वो गरीब है। उसी प्रकार से अर्बन एरिया में अगर कोई पर्सन एक दिन में 2100 कैलोरी नहीं कंज्यूम कर पा रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक दिन में 2100 कैलोरी कंज्यूम कर सके, तो वो गरीब है। समझ गए? अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी और रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए 2400 कैलोरी। ये लाइन डिफाइन की गई थी वाई के अलग के द्वारा 1979 में। इसके बाद 2005 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक कमेटी गठित की गई सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में। इस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई 2011 में। इस कमेटी ने क्या अलग क्राइटेरिया अपनाया? इस कमेटी ने कहा कि देखो कैलोरी वगैरह से गरीबी रेखा का पता लगा पाना मुश्किल है, तो इस कमेटी ने बेसिक ज़रूरतों को शामिल किया गरीबी रेखा का पता लगाने में। बेसिक ज़रूरतें जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा न्यूट्रिशन, कितना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना चाहिए एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कहा, अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में एक दिन में 27 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है, और अगर कोई पर्सन अर्बन एरिया में एक दिन में 33 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो। अगर हम सचिन तेंदुलकर नहीं है, सुरेश तेंदुलकर, अगर हम सुरेश तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो हमें पता लगता है कि गरीबी कम हो जाती है। इस फॉर्मूले के अनुसार रूरल एरियाज में 33.6 करोड़ लोग गरीब थे 2004 में, लेकिन तेंदुलकर कमेटी की फॉर्मूले के अनुसार 2011 में गरीबों की संख्या हो जाती है, कम रह जाते हैं गरीब रूरल एरियाज में 21.6 करोड़। यहाँ पे परसेंटेज की बात की गई है। ओवरऑल हम देखें, अगर तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूले के हिसाब से 37.2% लोग अगर गरीब थे 2004 में, तो परसेंटेज कम हो जाती है 2011 में परसेंटेज रह जाती है सिर्फ 21.9। इसके बाद 2012 में प्लानिंग कमीशन ने एक और एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जिसका नाम था सी रंगाराजन कमेटी। इस कमेटी ने कहा, अगर कोई पर्सन एक दिन में रूरल एरिया में अगर वो पर्सन रहता है एक दिन में 32 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है, और अगर अर्बन एरिया में रहता है वो 47 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है। अगर हम कंपेयर करें तेंदुलकर कमेटी को और रंगाराजन कमेटी को, तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से अगर कोई पर्सन गांव में रहता है और एक महीने में 816 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है, लेकिन रंगाराजन कमेटी ने कहा गांव में रहने वाला पर्सन एक महीने में 972 रुपये से कम कमाता है तो गरीब है। शहरों के लिए आंकड़ा तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से था 1000 और रंगाराजन कमेटी के हिसाब से था 1407। अब देखो साफ तौर पे आप डिफरेंस देख सकते हो। रंगाराजन कमेटी ने थोड़ा बढ़ाया आंकड़ा, ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया, इसलिए गरीबों की संख्या जो है वो भी बढ़ गई, यानी और ज़्यादा लोग आ गए गरीबी रेखा के नीचे। रंगाराजन कमेटी को अगर हम फॉलो करें तो हमारे देश में 2011-12 में गरीबों की संख्या थी 29.5%, और तेंदुलकर कमेटी को अगर फॉलो करें 2011-12 में गरीबों की संख्या थी 21.9% और रंगाराजन कमेटी के हिसाब से 29.5%। तो रंगाराजन कमेटी का क्रिटिसिज्म हुआ कि अगर इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करें तो हमारे देश में जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो बढ़ जाती है, 21% के आसपास से बढ़ के 29.6% हो जाती है गरीबी, अगर रंगाराजन कमेटी की बात हम माने। लेकिन और भी काफ़ी सारी बातें उठी थी। कुछ लोग कहते थे अगर रंगाराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाता है तो ज़्यादा लोग सरकार की स्कीम्स का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि सरकार
गरीबी रेखा से जोड़ते हैं ना स्कीम्स के बेनिफिशरीज को, सरकार कहती है कि बीपीएल परिवार के फैमिलीज इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर गरीबी रेखा ऊपर होगी तो और ज़्यादा लोग एलिजिबल होंगे सरकार की स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इससे बर्डन बढ़ेगा सरकार पर। तो बहुत सारे इश्यूज इमर्ज होके आए थे उस समय जब ये रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। खैर, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। पुअर्टी एस्टिमेशन आज भी हमारे देश में तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से ही है। रंगाराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया था। तेंदुलकर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसी के हिसाब से है आज भी हमारे देश में पुअर्टी एस्टिमेशन। करंट सरकार ने देखो, अरविंद पानागड़िया ये पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आजकल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। तो इनकी अध्यक्षता में करंट गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की थी हमारे देश में गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस कमेटी के द्वारा 4 ऑप्शंस मेनली सरकार के सामने रखे गए थे। पहला ऑप्शन, जो कुछ चल रहा है चलने दो, मतलब सरकार अब अभी फिलहाल तेंदुलकर कमेटी के पुअर्टी एस्टिमेशन को मानती है, तेंदुलकर कमेटी के द्वारा जो पुअर्टी लाइन बताई गई थी उसे मानती है। तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है जैसा चल रहा है चलते रहने दो, यानी तेंदुलकर की कमेटी ही सही थी और उसी ने जो लाइन्स पुअर्टी लाइन सुझाई उसी को ही आप मानते रहो, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप स्विच कर जाओ, आप रंगाराजन कमेटी की रिकमेंडेशन को मान लो, यानी गरीबी रेखा जो है उसे थोड़ा ऊपर कर दो, या फिर किसी और कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए गरीबी रेखा आप और कर दो, ऊपर कर दो। मतलब तेंदुलकर कमेटी ने जो गरीबी रेखा सुझाई थी उसको आप थोड़ा ऊपर कर दो किसी दूसरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर या फिर रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये कि जो बॉटम 30% हमारे देश में पॉपुलेशन है, मान लीजिए ये इकोनॉमिक लैडर है, वो 30% जनसंख्या जिनकी इनकम सबसे कम है उनको आप मॉनिटर करो, उनको ट्रैक करो। ये तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन इस कमेटी के द्वारा यह किया गया था कि बॉटम जो 30% जनसंख्या है हमारे देश में जिनकी इनकम कम है, उन 30% जनसंख्या को आप ट्रैक करो निश्चित कंपोनेंट्स के आधार पर, हाउसिंग, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूट्रिशन, इनटेक, इन सब कंपोनेंट्स के आधार पर आप बॉटम 30% जनसंख्या को ट्रैक करो और उसके बेस पे आप नतीजा निकालो कि कौन गरीब है कौन नहीं है। तो पुअर्टी का पूरा कंसेप्ट समझने के बाद अब हम आज के आर्टिकल पर आते हैं। देखो, शुरुआत में आर्टिकल में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स की सहायता से, काफ़ी सारे इंडेक्सेस और डेटा की सहायता से ये बताया जाता है कि देश में पिछले कुछ समय में पुअर्टी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, जिसके रीजंस भी हैं। जैसे 2016 में नोटबंदी हुई, उसका असर हुआ। इसके बाद जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई, उसकी वजह से बहुत सारी फर्म्स बंद हो गई। और अब तो ये जो महामारी आई है इसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। और ज़्यादा अगर रीसेंट डेटा को हम डिस्कस करें जिसका इस्तेमाल आप आंसर्स में कर सकते हो, 2017-18 में पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो देखो डिक्रीज़ हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात थी क्योंकि उस समय तो महामारी भी नहीं आई थी 2017-18 में, और किसी डेवलपिंग कंट्री के लिए पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कम हो जाना ये काफ़ी चिंता की बात होती है। और देखो, ऐसा पहली बार हुआ था 1972-73 के बाद। 1972-73 में इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब एवरेज तौर पर जितना एक कंज्यूमर खर्च करता है, ये कम हुआ था। और उसके बाद 2017-18 में पहली बार ये हुआ कि पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया काफ़ी स्थान फिसल गया है, यानी इंडेक्स में नीचे चला गया है। अब इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सीरियस हंगर कैटेगरी में आता है। इवन देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा है वो भी ये कहता है मालन्यूट्रिशन की समस्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ये सब अब इंडिया में पहले के अपेक्षाकृत इन इंडिकेटर्स पर इंडिया खराब परफॉर्म कर रहा है। इवन देखो, पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इवन देखो, 2019 में जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें कहा गया कि 2006 से 2016 के बीच इंडिया ने 271 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, मतलब गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन हाल फिलहाल का IMF, हंगर वॉच, स्वान और कई सारे दूसरे सर्वेज का जो डेटा है वो कहते हैं बहुत से लोग इस महामारी के कारण इंडिया में अब फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। जैसे देखो, 2020 में
टोटल जितने गरीब लोगों की संख्या बढ़ी पूरे वर्ल्ड में, मान लीजिए महामारी की वजह से 2020 में पूरे वर्ल्ड में 100 लोग और ज़्यादा गरीब हो गए, उसमें से देखो 57.3 तो इंडिया से हैं। मतलब जितनी गरीबी बढ़ी पूरे वर्ल्ड में उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 57.3%। और जितने मिडिल क्लास के लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए 2020 में, उनमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 59.3%। अगर देखो हम कंक्लूजन निकालें इन सारे डेटा से, कंक्लूजन ये निकल के आता है 1970s के बाद से ही इंडिया में लगातार गरीबी कम हो रही थी, सरकारें प्रयास कर रही थीं, लेकिन अब सिचुएशन खराब हुई है, गरीबी घटने के बजाय गरीबी बढ़ी है। ऐसा इससे पहले हुआ था 1951 से लेकर 1974 के बीच। 1951 में पॉवर्टी थी 47%, 74 में बढ़ के हो गई 56%, और अब ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि गरीबी हमारे देश में घटने के बजाय बढ़ गई है। 45 सालों के बाद अब इंडिया एक बार फिर से मास पॉवर्टी का देश बन गया है। अब देखो जनता को इन सारे डेटा के बारे में पता होना चाहिए और सरकार को भी पॉवर्टी से संबंधित जो भी डेटा है उसको पब्लिक में रिलीज करना चाहिए, क्योंकि देखो जब देश जागरूक होगा गरीबी से संबंधित इश्यूज पर, तभी तो सरकार पे प्रेशर आएगा, तभी तो नए नए आइडियाज़ निकल के आएंगे कि क्या किया जा सकता है देश से गरीबी को ख़त्म करने के लिए। जैसे कैश ट्रांसफ़र का एक आइडिया निकल के आया था। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये अनाउंस किया था कि हम हर एक पर्सन को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब अलग अलग आइडियाज़ तो तभी निकल के आएंगे ना जब पॉवर्टी पे डिबेट होगी देश में। इस महामारी के बाद अलग अलग देशों ने देखो अलग अलग स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कई सारे देशों ने फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस किया है, लेकिन इंडिया थोड़ा संभल के चल रहा है। हमने ये आर्टिकल भी डिस्कस किया था। सरकार नहीं चाहती कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक लेवल से ज़्यादा बढ़े, इसलिए सरकार ज़्यादा एक्सपेंडिचर फिलहाल नहीं कर रही है। सरकार को लगता है जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ज़्यादा खर्च करेंगी और उससे डिमांड जनरेट होगी, लेकिन अभी तक तो वो हुआ नहीं है। स्पेन की बात करें, स्पेन ने गिग वर्कर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। जैसे देखो ये जोमेटो, उबर, ओला वाले जो वर्कर्स हैं ना, ये गिग वर्कर्स हैं। तो इन डिलीवरी बॉयज़ को वर्कर का स्टेटस दिया गया है स्पेन के द्वारा। तो सोशल सिक्योरिटी नेट जो होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, इंश्योरेंस है, उन सब का लाभ अब स्पेन में इन वर्कर्स को मिलेगा। तो इसलिए डेटा को अनाउंस करना, पब्लिक में रिलीज़ करना, उन पर डिबेट होना ज़रूरी है। दूसरा, अगर देखो प्रॉपर डेटा होगा तभी तो सरकार पॉलिसी को इवेल्युएट कर सकेगी ना कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो कितने कारगर साबित हुए हैं, कितने इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं। डेटा के अभाव में तो पता ही नहीं लगेगा कि जो स्टेप्स सरकार ने लिए हैं वो सही भी हैं या नहीं हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, सरकार ने कुछ समय पहले कॉरपोरेट ग्रुप्स का 1.53 लाख करोड़ का जो लोन है वो राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब माफ़ करना नहीं होता, जो आमतौर पर पॉलिटिशियंस आरोप लगाते हैं कि सरकार ने इतना करोड़ माफ़ कर दिया। नहीं, राइट ऑफ का मतलब होता है बैलेंस शीट से हटा दिया, ताकि बैलेंस शीट थोड़ी अच्छी दिख सके। बैंक जब राइट ऑफ कर देते हैं किसी लोन को, इसका मतलब ये नहीं कि बैंकों ने अपना क्लेम छोड़ दिया है अब उस लोन पर। वो होता है वेव ऑफ, लोन माफ़ी। जैसे किसानों को जो लोन था वो माफ़ कर दिया, किसान लोन वेवियर, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन देखो राइट ऑफ कोई भी लोन तभी होता है जब बैंकों ने ऑलमोस्ट अपने सारे हथकंडे अपना लिए हों लोन रिकवरी के लिए, लेकिन वो अपना लोन वापस नहीं ले पा रहे हैं, तभी हार कर वो राइट ऑफ करते हैं। लोन क्लेम नहीं छोड़ा, कोशिश वो आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन ज़्यादातर वो कोशिश कर चुके हैं और फिर भी लोन वापस नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपनी बैलेंस शीट को साफ सुथरा रखने के लिए ये राइट ऑफ करते हैं। अब देखो कॉर्पोरेट ग्रुप्स का इतना लोन आपने राइट ऑफ कर दिया, ये आप वापस नहीं निकलवा पा रहे हो उनसे, जबकि इतना लोन आपने छोटी फर्म्स को दिया होता, एमएसएमईज को दिया होता, छोटे बिजनेसमैन को दिया होता, तो इससे न जाने कितना रोजगार पैदा होता, कितना फ़ायदा देश को होता। अभी तो देखो इतना सारा लोन कॉर्पोरेट ग्रुप्स को दिया गया था, उनका राइट ऑफ, इससे तो चंद सुपर रिच लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो ये सारा चीज़ें पता लगती हैं कैसे? डेटा की सहायता से। डेटा होगा तभी तो हम ये पॉलिसी इवेल्युएट कर सकेंगे, अदरवाइज तो पॉलिसी इवेल्युएशन होगा कैसे? नेक्स्ट, डेटा जब देखो पब्लिक में होगा सब कुछ, तब सरकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि देश में गरीब लोग कैसे बढ़ गए,
पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, उनकी जवाबदेही तय की जा सकती है कि आपने किया क्या है कि इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आने के बजाय और ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। सबसे लास्ट पॉइंट है, डेटा होगा उससे ये भी पता लगता है कि इनइक्वालिटीज़ क्यों बढ़ रही हैं। क्या इनइक्वालिटीज़, जो इनकम में इनइक्वालिटीज़ हैं, वो सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे देखो, अमीर जो है हमारे देश में, जो बिल्कुल अरबपति हैं, वो और ज़्यादा अमीर होते जा रही हैं और गरीब लोगों की संख्या और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो कुछ भी कहो, कहीं ना कहीं तो सरकार की पॉलिसी ही जिम्मेदार है ना। मतलब ये भगवान के भरोसे तो नहीं कहा जा सकता ना कि इतने सारे गरीब लोगों की किस्मत ही ऐसी थी कि वो गरीब हो गए। ये देखो, किसी भी सरकार का कर्तव्य बनता है वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जिससे इनकम इनइक्वालिटीज़ देश में कम हो। तो जब पब्लिक को सारा डेटा पता होगा तभी तो पब्लिक सरकार से क्वेश्चन पूछेगी ना कि ये जो अमीर लोग हैं, क्या ये किसकी वजह से अमीर हुए हैं, क्या जो गरीब लोगों की संख्या बढ़ी है उनके दम पे ये अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हुए हैं। तो ये क्वेश्चन तभी जनता पूछेगी जब उनके पास डेटा होगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स जाने कि ये क्यों ज़रूरी है कि सरकार प्रॉपर सर्वे कंडक्ट करवाए कि कितने गरीब लोग हैं, कितने बड़े हैं, और क्यों वो डेटा जो है, क्यों वो काउंटिंग जो है वो मैटर करती है। अब जो मैंने आपको कहा था न्याय स्कीम, मतलब डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र या फिर गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाए, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक पुराना आर्टिकल रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए, काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई इस दिशा में ताकि गरीबी को मिटाया जा सके। इंदिरा गांधी सरकार के बाद हमारे देश में जो भी सरकारें आईं उन्होंने भी इस दिशा में काम किया। गरीबी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए। लेकिन क्या गरीबी ख़त्म हुई? गरीबी ख़त्म देखो नहीं हुई। गरीबी आज भी काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है हमारे देश में, और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अपनी तरफ से स्कीम लेके आई हैं गरीबी को ख़त्म करने के लिए। जैसे इलेक्शन से ठीक पहले एनडीए की सरकार ने पीएम किसान स्कीम को लॉन्च किया, और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो न्याय स्कीम को लॉन्च करेंगे। पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत आपको पता है वो किसान जो 5 एकड़ से कम ज़मीन पर खेती करते हैं उनको एक साल में 6,000 रुपये की रकम दी जाती है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। और न्याय स्कीम में कांग्रेस ने ये वादा किया है अगर वो सत्ता में आते हैं तो मिनिमम इनकम गारंटी इंश्योर की जाएगी। देश के 20% गरीब परिवारों को एक साल में 72,000 रुपये दिए जाएंगे, 72,000 एक साल में। देखो, दोनों स्कीम्स को अगर हम एनालाइज करें, प्रधानमंत्री किसान स्कीम में जो रकम दी जाती है वो काफ़ी कम है, 6,000 रुपये काफ़ी कम है, और ये रकम दी जाती है सिर्फ किसानों को। एग्रीकल्चर लेबरर्स को ये रकम नहीं दी जाती है। शहरों में फुटपाथ पर जो लोग सोते हैं, जिनका कोई घर बार नहीं है, उनको भी ये रकम नहीं मिल पाएगी। लेकिन अच्छी बात पीएम किसान स्कीम के साथ ये है, ये इकोनॉमिकली वाइबल है। मतलब पीएम किसान स्कीम को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है, और पहली इंस्टॉलमेंट तो इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को मिल भी गई है इलेक्शन से पहले। लेकिन हम बात करें न्याय स्कीम की। न्याय स्कीम को देखो इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। न्याय स्कीम को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी आइडेंटिफिकेशन की। कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश के 20% गरीब परिवारों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, लेकिन किस बेसिस पे? आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा? अगर देखो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कांग्रेस की न्याय स्कीम को, इसके लिए हमें चाहिए 3,60,000 करोड़। 2018-19 में बजट में जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसका 13% है, 3,60,000 करोड़। हेल्थ और एजुकेशन पर हम जितना खर्च करते हैं उसका डबल है, 3,60,000 करोड़। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो हम खर्च करते हैं उससे भी ज़्यादा है, 3,60,000 करोड़ की रकम। डिफेंस पर हम जितना खर्च करते हैं उससे भी ज़्यादा है, 3,60,000 करोड़ की रकम। क्या हम इतना सारा पैसा अफोर्ड कर पाएंगे? क्या फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा? और फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा
तो 1990 के आसपास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, क्या फिर से उसी प्रकार की सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाएगी? क्या हमारी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स खराब परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं कर देंगे? क्या इससे देश में इन्वेस्टमेंट आनी कम नहीं हो जाएगी? ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर डिबेट होनी चाहिए। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर देखो ये भी उठता है, स्कीम्स तो हमने बहुत चलाई, गरीबी को ख़त्म करने के लिए पिछले 50 सालों में हमने बहुत सी स्कीम्स चलाई, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गरीबी अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई? रीजंस देखो इसके काफ़ी हैं। जो स्कीम्स हमने चलाई उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और वन साइज फिट ऑल की अप्रोच सरकार अपनाती है। अलग अलग रीजन्स में गरीबी ख़त्म करने के लिए अलग अलग अप्रोच की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार इस चीज़ पर फोकस नहीं करती। सरकार सभी रीजन्स को एक ही ढांचे में पिरो देती है और स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लीकेजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, विभिन्न एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता, इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है, तो इसलिए वो सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम्स का लाभ काफ़ी बार नहीं उठा पाते। लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है वो देखो ये है, सरकार कैपेबिलिटी पे फोकस नहीं करती। इंदिरा गांधी को एक बात ये समझ में आ गई थी 1980s में, इनकम जनरेशन पे फोकस करना होगा, लोगों की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने पे फोकस करना होगा, तब जाके गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है। और कैपेबिलिटी को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं? गरीब लोगों की अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करके, अच्छी एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करके, मजबूत फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके। देखो आप खुद सोच के देखिए, अगर गरीब लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी वाली एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलेगी, उनके लिए अच्छा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वो खुद कैपेबल बनेंगे, वो खुद जॉब हासिल कर सकेंगे और गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। सरकार क्या करती है? गरीबी खत्म करने के लिए सिम्टम्स को एड्रेस करने की कोशिश करती है कि हाँ कोई गरीब है, उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दे ताकि वो गरीब ना रहे। अरे भाई, आप उनको इस कदर कैपेबल बनाएं कि वो ताउम्र गरीब ना रहें। आप जड़ में जाइए कि वो पर्सन गरीब है तो क्यों है, क्योंकि उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली है, तो कम से कम आप ये इंश्योर कीजिए ना उसके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। समझ गए? मतलब गरीबी के जो सिम्टम्स हैं उनको एड्रेस करने से कुछ नहीं होगा। पिछले 50 सालों में हम गरीबी के सिम्टम्स को ही एड्रेस करते जा रहे हैं, और गरीबी के फंडामेंटल रीजंस क्या है उस चीज को हम एड्रेस कर पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। देखो इनफ एविडेंस मौजूद है, अगर गरीब लोगों की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया जाता है, अच्छी एजुकेशनल और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। लेकिन आपको भी पता है हेल्थ सेक्टर में या फिर एजुकेशनल सेक्टर में हमारा जो खर्च है वो कितना ज़्यादा कम है। इस प्रकार की जो स्कीम चलाई जाती है, न्याय स्कीम या फिर पीएम किसान स्कीम, तो ऐसी स्कीम्स चलाने के बाद हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में जो खर्च है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो क्या ये गलत अप्रोच नहीं है पॉवर्टी को एड्रेस करने की? कम से कम देखो राइटर का तो यही कहना है, ये गलत अप्रोच है पॉवर्टी को एड्रेस करने की, इससे गरीबी नहीं दूर होने वाली है। आप लोगों को कैपेबल बनाओ, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करो ताकि वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें और खुद ही गरीबी रेखा से ऊपर आए। देखो पिछले कुछ समय में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी चर्चा में है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ में। लेकिन आप इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो देखो यूरोपियन कंट्रीज़ के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है और वो ऑलरेडी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, तो वो अपना थोड़ा बहुत रेवेन्यू यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ डाइवर्ट कर भी देते हैं। तो उनकी इकोनॉमी पर स्ट्रेस तो पड़ेगा, बर्डन तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडिया की हम बात करें, जैसे शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि 2018-19 के हमारे बजट का 13% एक्सपेंडिचर होगा अगर न्याय स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब न्याय स्कीम के लिए 3,60,000 करोड़ की आवश्यकता है, ये तो 2018-19 के एक्सपेंडिचर का ऑलमोस्ट 13% है। तो हमारी इकोनॉमी पे तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा और इससे हम बेहतर हेल्थ और एजुकेशनल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म में गरीबी दूर एक्चुअल में होती है। दूसरा देखो एक रीज़न ये भी है, हमारे देश में ना गरीबी के मामले में काफ़ी सारी इनइक्वालिटीज़ भी हैं।
साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में गरीबी कंपैरेटिवली कम है, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्दर्न इंडिया में गरीबी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया की सरकारों ने, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अच्छा काम किया, एजुकेशनल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में गवर्नेंस अच्छी रही, इसलिए वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे देश में सेम ही है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया ना वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में, इसलिए गरीबी वहाँ पे कम है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ की सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया। यहाँ की सरकारें पिछले 70 सालों में अच्छा काम करती तो आज इतने बड़े स्केल पे गरीबी ना होती। तो साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में तो लोग बोलेंगे ना कि एक प्रकार से आपको हमें रिवार्ड देना चाहिए, हमें इनाम देना चाहिए कि हमारी सरकारों ने अच्छा काम किया, जबकि आप इनाम दे रहे हो उन सरकारों को जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। ये गलत है। आप देखो, गलतियों के लिए इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पॉवर्टी से संबंधित। एक क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन ये है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हमारे देश में गरीबी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन गरीबी ख़त्म नहीं हुई, गरीबी आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। आपको बताना है कौन से रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, और आपको अप्रोच भी बतानी है क्या अप्रोच गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए गरीबी को ख़त्म करने के लिए। 250 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।